स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का लेक्चर हम लोग क्या कर देंगे, आज के लेक्चर को हम लोग परिणाम तक पहुंचा देंगे, यानी कि सोल्यूशन को खत्म करेंगे आज के लेक्चर में। लास्ट लेक्चर का अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं लास्ट लेक्चर देखो जाकर, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या करा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और बिल्कुल सेम रिलेटेड टॉपिक आज हम लोग लेकर के उसका आए हैं। ठीक है, दैट इज योर क्या, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा हम लोगों ने बढ़ना कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होता था, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इस बात को समझना बिल्कुल कठिन नहीं है, अगर आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देख रखा है तो मैं आपको छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसीलिए मैंने सारा कंटेंट पहले से ही बोर्ड पे लिख लिया, जिससे हम लोग बहुत कम टाइम में इस टॉपिक को क्या कर लें, कवर कर लें। जिसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा दैट इज योर वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे आज ही की वीडियो में, मैं सेकंड वीडियो बना करके मर्ज कर दूंगा। जितनी देर का लगेगा उतनी देर में आप लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे बना। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को बेसिकली क्या पढ़ा हम लोगों ने, बचपन वाली याद करो, बचपन वाली, लिक्विड क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए। ठीक है, लिक्विड क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, उसी को क्या कहते थे, फ्रीजिंग पॉइंट कहते थे। लेकिन हम लोगों ने कल भी बॉइलिंग पॉइंट को भी किसके टर्म में पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा था हम लोगों ने किसके टर्म में, वेपर प्रेशर के टर्म में। और बिल्कुल उसी तरीके से आज हम लोगों को पढ़ना है फ्रीजिंग पॉइंट को भी वेपर प्रेशर के टर्म में। तो भाई हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या बहुत अच्छे से पता है हमें, अगर आपने सारे वीडियो सॉल्यूशन के मेरे देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपके पास में कोई सॉल्वेंट है ना, कोई प्योर सॉल्वेंट है, तो उसके साथ में इक्विलिब्रियम में उसका कुछ वेपर क्लाउड मेंटेन है, और उस वेपर क्लाउड की क्या है, कुछ ना कुछ वेपर डेंसिटी है। ठीक है, तो जब तक वो वेपर क्लाउड है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वेपर उड़ जाती है ऊपर, वेपर क्लाउड क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जब वो पूरा का पूरा चला जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर, तब हम उसे कह देते हैं क्या, तब हम उसे कहते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यही तो पढ़ा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में। अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आया। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर को कम करना शुरू करो। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे, जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो वेपर क्लाउड में मौजूद पार्टिकल जो थे वो एटमॉस्फेयर में जाने की टेंडेंसी रख रहे थे। जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, डिक्रीज करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, तो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट किसकी तरफ जाना स्टार्ट होगी, सॉलिड की तरफ जाने के लिए स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे वो सॉलिड की तरफ जाने की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे जो वेपर क्लाउड है उसकी डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास में वेपर क्लाउड होगा, वेपर क्लाउड घटने लगेगा, और वेपर क्लाउड घट करके जब क्या हो जाए, घट करके जब क्या हो जाए, बिल्कुल लीस्ट पोजीशन पर आ जाए, या कह सकते सॉलिड के बराबर हो जाए। सॉलिड का वेपर प्रेशर बाय द वे होता नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसकी तरफ टेंड्स हो जाए, जीरो की तरफ टेंड्स हो जाए, जीरो तो नहीं कह सकते बट हाँ टेंड्स टू जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ वो हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है वो है कि डिफिनीशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर। तो भाई देखो मैंने पहले से लिख रखा है कि that temperature at which the liquid and the solid state have the same vapor pressure। अब कहोगे सॉलिड में क्या वेपर प्रेशर होता है क्या, सॉलिड में कहां वेपर प्रेशर रखा, सॉलिड वेपर बनने की टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन हाँ हम लोगों को डिफिनीशन में यही डिफाइन करना पड़ेगा। एक सॉलिड ले लो, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, क्या होगा, वेपर प्रेशर नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। जब हमारे पास में कपूर रखा होगा, कपूर उड़ता है, पता है हमें, वोलेटाइल नेचर का है, तो अगर वोलेटाइल नेचर का है तो कपूर क्या एकदम से बाहर चला जाता होगा, नहीं, पहले क्या बनती होगी, कपूर कभी रख के देखना घर पे। ठीक है, जो कपूर रखोगे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो थोड़ी देर के बाद में उसके ऊपर लिक्विड ड्रॉपलेट्स जैसी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है कि वो टेम्परेचर माना जाएगा जिसमें लिक्विड का वीपी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड क्या हो गए हों, सेम हो गए हों। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, अपना एफपी कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर, ध्यान से सुनो, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर आपस में इक्वलाइज हो जाता है, बस उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम लोगों ने अगर लास्ट वीडियो आपने देख रखा है तो बहुत अच्छे से समझ में जाएंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत आसान है। जब हमने नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट लिया और उसे प्योर सॉल्वेंट में मिला दिया, ध्यान से सुनना बात को, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया और उसे क्या कर दिया, ला करके सॉल्वेंट में मिला दिया, तो वेपर क्लाउड डेंसिटी ऑलरेडी घट गई। यही तो पढ़ते आ रहे हैं यार, यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि वेपर क्लाउड की डेंसिटी घट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर क्लाउड की डेंसिटी घटती है, और जब वेपर क्लाउड की डेंसिटी घट गई, ध्यान से सुनो बात को, तो हमें बॉयल करना कठिन हो गया लेकिन फ्रीज करना तो आसान हो गया। ठीक है, बॉयल करना टफ होता जा रहा है और फ्रीज करना आसान होता जा रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट में इलेवेशन होगा और फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट होगा, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज
डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, इसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर पूरी तरीके से, पिछला वाला वीडियो देख रखा तो सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। साफ साफ आसान सी बात है यार, बॉयल करना टफ हो रहा है तो फ्रीज करना आसान हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। अब आगे आते हैं, अब क्या कर लें भाई, ध्यान से सुनो फिर से, कि जब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑयल, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा बाद वाला टेम्परेचर है ना, जो बाद वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वो ज्यादा था और जो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट था वो कम था। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ पर जो हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा किसका, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, वो ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा ना, डिक्रीज होगा। वेपर बनाना आसान हो रहा है तो फ्रीज करना भी आसान हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। इस फिनोमेना को कह रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्वेंट का ज्यादा और सॉल्यूट का कम, किसका, सॉल्यूशन का कम। तो अगर हमें ये कहना हो कि कितना कम होगा तो कहेंगे भाई ज्यादा में से कम वाला माइनस कर लो बस। तो लेट कर लेते हैं भाई दो चीजें, कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लिया कितना है, टीएफ नॉट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मान लिया कितना है, टीएफ। हमें पता है टीएफ नॉट ज्यादा है और टीएफ क्या है, कम है। तो अगर हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो दैट इज डेल्टा टीएफ, वो किसके बराबर आ जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ क्या आ जाएगा। पहली बात तो ये याद कर लो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आसान है, कुछ इतना कठिन नहीं इसमें समझने लायक कि तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि भाई ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज्यादा था, जो सोल्यूशन बनाया उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होकर के कम हो गया। हमें पता करना हो कि क्या करना है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब लास्ट बात फिर से याद है कि जब भी हम लोग किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल पर, और नंबर ऑफ मोल का मतलब हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी मोलैलिटी पे ही डिस्कस किया था, इसे भी डिस्कस करेंगे। तो जो डेल्टा टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। और अगर इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटाए तो हम लोगों को क्या लगाना होता था, हम लोगों को क्या लगाना होता था, एक कांस्टेंट लगाना होता था। वहां क्या लगाया था, के बी, यहाँ क्या लगाएंगे, के एफ, दैट इज योर, ये क्या होगा आपका के एफ, यहाँ है जगह ना, दिख रहा सबको, के एफ ये होगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वो था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और ये मोलल डिक्रीमेंट कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमें अगर इस केएफ को डिफाइन करना हो, स्पीड कम कर लेता हूं थोड़ी, आ गया टॉपिक। अगर हमें क्या करना हो, इस केएफ को डिफाइन करना हो तो हम मोलैलिटी को क्या मान लें, 1, मोलैलिटी को क्या मान ले, एक। तो मोलैलिटी को एक माना, तुरंत क्या हो गया, डेल्टा टीएफ बराबर किसके आ गया, केएफ के बराबर आ गया। मोलैलिटी एक होने का मतलब क्या है, मोलैलिटी एक होने का मतलब है कि 1 केजी सॉल्वेंट लाया और उसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जब 1 किलो सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी डिक्रीमेंट होती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना घटता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा के, उसी को हम क्या कहते हैं, के एफ कहते हैं, दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब क्या करें, हमें पता है कि जब भी मोलैलिटी को डिस्कस करते हैं ना तो सॉल्वेंट लिया जाता है केजी में और हमें किसमें कैलकुलेट करना होता है, ग्राम में। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, देखो सबसे पहली बात तो मोलैलिटी का फार्मूला रख दिया। मोलैलिटी का फार्मूला क्या, गिवन मास अपॉन कितना, मोलैलिटी का फार्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोगों ने लिखा, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कहां लिखा, ये लिखा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जहां पर W है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और हाँ है जगह है भी, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी नहीं है, ध्यान रखना, m नॉट मान लो जैसे पिछली बार माना था। तो m नॉट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और उसके बाद में W क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें लिखा है, देखो इन ग्राम, मोलैलिटी में लिया किसमें जाता था, इन केजी, तो देखो ग्राम वाले को केजी में चेंज कर, केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर लिया भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और आज का जो ओवरऑल फार्मूला निकल करके आया वो आ गया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू एम नॉट इंटू डब्ल्यू, जहां पर केएफ क्या है आपका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, यानी कि एक यूनिट मोलैलिटी पर कमी है फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, अब आगे आ जाओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर ले, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं टॉपिक। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है तो ये चीज आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो भाई क्या मान लिया कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, जो सोल्यूशन का है वो कम है।
यही तो मानते थे। और जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर वो सॉल्वेंट का कम होता है, किसका, सोल्यूशन का कम होता है, और सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, हमें पता है बहुत अच्छे से। तो ग्राफ किसके बनाए, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर बना रहे हैं, और सॉल्वेंट को रखा देखो पी नॉट ऊपर, और ये किसका आएगा, पी एस सोल्यूशन का। ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, थोड़ा सा पीछे आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, और ये जो गैप है इतना, ये इतना गैप है, इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी एफ, जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा, मैं फिर अपील करूंगा आप पहले उसको देख लो, नहीं तो ये सारे टॉपिक आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को भी उतना ही टाइम देना मेरे हिसाब से सही नहीं है कि मैं पहले बताऊं कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, और अगर वेपर क्लाउड कम हुआ तो उसे गैस बनाना टफ होता गया, तो उसे सॉलिड बनाना आसान होता गया। ठीक है, तो आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज योर वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, हाँ भाई, अब आता है कमाल का टॉपिक, और कमाल का टॉपिक है वांट हाफ फैक्टर। और यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। हालांकि ये जो दोनों टॉपिक, इस टॉपिक को मैंने इतनी जल्दी में खत्म कर दिया, 10-11 मिनट लगे इसको खत्म करने में। ये भी टॉपिक ऐसा नहीं कि जल्दी पढ़ा दिया है तो कम इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि ये सिमिलर टॉपिक था इसलिए मैंने जल्दी खत्म किया। अब भाई आगे आते हैं, और इसको तो आराम से पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक भाई आपका, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर बहुत बढ़िया टॉपिक है, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लो, उसके बाद में आगे की तरफ प्रोसीड करो। ठीक, क्या होता है वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर को पहली बात तो रिप्रेजेंट भाई किससे करते हैं, आई से लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे जहां जहां आई कहूंगा। ठीक है, अब देखो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, याद करो मेरे साथ। ऑस्मोसिस पढ़ी, ठीक है, ऑस्मोसिस के बाद में क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर पढ़ा, उसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट में कमी पढ़ी, वेपर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट पढ़ा, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी इस चैप्टर में। तो होता क्या था, कई बार ऐसा होता था कि जो ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज होती थी, ऑब्जर्वेबल मींस प्रैक्टिकली फाइंड की हुई, कि कितनी कमी हो रही है। ठीक है, कितनी कमी हो रही है, और या कितनी बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट देखा कितना बढ़ रहा है। और एक होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब अगर हमें क्या निकालना है, डेल्टा टीवी निकालना है, तो हम केबी इंटू डब्ल्यू वाले फॉर्मूले से क्या कर रहे हैं, उसे कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफर आती थी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू डिफर आती थी, मतलब अलग अलग आती थी। ठीक है, और ये जो कमी थी कि कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, इसके केवल दो रीजन थे, पहला था एसोसिएशन और दूसरा था डिसोसिएशन। परेशान मत हो, पूरी तरीके से क्लियर करूंगा चीज को। तो सबसे पहली बात थी वो क्या थी, कि हमारा जो वांट हाफ फैक्टर था, इसको किसने दिया, इसको ये जो दिया गया, ये किस बेसिस पे दिया गया। तो सबसे पहली बात तो आई कि जो आई होता है ना, बहुत आसान लगता है ये देखने में, लेकिन इसका रीजन समझना बहुत कठिन है। जो आई होता है बेसिकली ये रेशियो होता है ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज अपॉन थ्योरेटिकल क्वांटिटीज। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैलकुलेटेड कह लो या क्या कह लो, थ्योरेटिकल, और यहां क्या कह लो, यहां कह लो प्रैक्टिकल। यानी कि ये था प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो अगर डिफाइन करना हो कि वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, तो वांट हाफ फैक्टर को आप बहुत अच्छे से डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे कि इट इज द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू टू थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो वांट हाफ फैक्टर होता है, ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का रेशियो, बस इतनी सी बात आपको पढ़नी थी। तो सर इतना कठिन टॉपिक बता रहे थे कि केवल इतना पढ़ना था कि हाँ जो हमने कैलकुलेट किया वो डिफर अगर आ गया, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया कुछ और आया, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एग्जांपल की, मान लो हमने क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा टीबी कैलकुलेट किया। ठीक है, और डेल्टा टीबी कैलकुलेट करा हमने और वो आया हमारे पास में 10, ऐसे ही मान रहा हूं, बस 10 आ गया।
ठीक है, डेल्टा टी भी एक ऐसी वैल्यू आई, कैलकुलेटेड वैल्यू आई, और हमने उसके बाद प्रैक्टिकली चेक किया कि कितना बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया तो हमने देखा वो आ रही थी 9.8 समथिंग ऐसे, ठीक है। तो हम कहें कि यहां पर तो डिफरेंस आ रहा है, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर होगा प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट मींस 9.8 अपॉन 10, यानी कि जो वांट ऑफ फैक्टर आएगा वो कितना आ गया, 0.98 आ गया, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू में जो डेविएशन है वो कितने का है, 0.98 का डेविएशन चल रहा है, ठीक। बस इतनी सी बात आपको पढ़नी होती थी। तो अब यहां पर टफ क्या है, यहां पर टफ यह है कि वांट ऑफ फैक्टर पैदा क्यों हुआ, और अगर पैदा हुआ तो हम लोगों को किन किन क्वांटिटीज को अपने दिमाग में ध्यान में रखना है इन चीजों को कैलकुलेट करने पे, नॉट केवल आपके 12th एग्जाम के लिए नहीं कि आपको डिफाइन करने के लिए आ गया वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है तो आप ये लिखा है और आपने डिफाइन कर दिया, चाहे जो पेपर देने जाओ, ठीक है, बीएससी फाइनल में पहुंच जाओ जब, और वहां पर जब ये टॉपिक दोबारा आए तो भले ही मनी कैंप पर ना हो आप, लेकिन आपको याद आना चाहिए कि यहां पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो भाई अब बढ़ते हैं आगे कि वांट ऑफ फैक्टर को और बढ़िया तरीके से क्या समझे। अब एक बात समझो, पहले कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है मास के। मॉलिक्यूलर मास लिख लो, मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब समझते हो, भले ही मोलरिटी नॉर्मलिटी कोई भी टर्म आप लेते हो उसमें नीचे मॉलिक्यूलर मास ही आता है, ठीक है। तो वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। ये तो हो गई किताब की बात। अब जरा अपने आप में बात समझो कि क्या होता होगा, कब आई बड़ा होगा, कब आई छोटा होगा, और कब आई के साथ में वेरिएशन होगा। थोड़ा सा टफ टॉपिक है इसलिए मैं आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने क्या किए, एन मॉलिक्यूल मिलाए, किसके, एन मोल मिलाए हमने, ठीक है, एन मोल मिलाए हमने किसके, सॉल्यूट के मिलाए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट के मिलाए। तो अगर ये एन, राउल्ट का लॉ पढ़ा तब हम लोगों ने पढ़ा, बहुत आराम से समझना बात को, इस राउल्ट का लॉ पढ़ा तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये लॉ केवल और केवल और केवल तब लगेगा जबकि मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाने पर ना तो एसोसिएट हो और ना ही डिसोसिएट हो, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद सोचो, आपने कोई भी एसिड लिया, कोई भी बेस लिया, कोई भी सॉल्ट लिया और उसको आपने वाटर के साथ में डिसोसिएट किया, वाटर में क्या कर दिया, घोल दिया, तो क्या उसकी कुछ भी क्वांटिटी नहीं डिसोसिएट होती। हम लोगों ने तो पढ़ा था कि एसिड वो चीजें होती हैं जो कि पानी में जाने पर H+ फर्निश करती हो, यानी कि एसिड तो पानी में आने पर डिसोसिएट होते हैं, बेस भी पानी पर आने में डिसोसिएट होते हैं। तो जब डिसोसिएट होते होंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल सेम रहते होंगे। बस इस बात को पकड़ना है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटता है, ध्यान से सुनो बात को, जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटता है या जुड़ता है, ठीक, समझना ध्यान से, जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटता है या जुड़ता है तो भले ही उसके मास में कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन नंबर ऑफ मोल पे बच्चों फर्क पड़ता है, ठीक। एग्जांपल लेते हैं, काहे परेशान, एग्जांपल, N2 + 3H2 gives out 2NH3, अमोनिया बनाई, कितने मोल यूज हुए, 1 मोल नाइट्रोजन का, 3 मोल हाइड्रोजन के, अमोनिया के कितने मोल मिले, 2 ही मोल मिले, ठीक, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो लेके चले थे 4 मोल, मिले 2 ही मोल, क्या मास में फर्क है, नहीं, मास में फर्क नहीं है, लेकिन क्या मोल में फर्क है, तो बिल्कुल मोल में फर्क है। तो भाई देखो, ये ना समझ में आए तो कह सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पे हमारी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल के। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल मिलाया वेपर प्रेशर उस हिसाब से घटेगा, ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल मिलाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उस हिसाब से वेरी करेगा, जितना ज्यादा हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, जितने ज्यादा मोल मिलाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उस हिसाब से वेरी करेगा। तो भाई अब शुरू करो, ये तो इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद में आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब वांट ऑफ फैक्टर जो था, ये बात इतनी लिखी रहने देता हूं मैं कि ऑब्जर्वेबल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेफिनेशन नोट कर लो सब लोग। तो इस वांट ऑफ फैक्टर के पैदा होने के केवल 2 रीजन है, और पहला जो रीजन है वो आता है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्वेंट, और दूसरा आता है डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्वेंट। पहला है कि मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाए और सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ या तो हो जाए या तो आपस में ही क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। और दूसरा आता है कि डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जाए सॉल्यूट का पार्टिकल और अंदर टूट जाए जाकर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो नंबर ऑफ मोल चेंज
होंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए सोची होंगी कि भाई हमने कितने मोल मिलाए, 10 मोल मिलाए। सोचो यार से ध्यान से, हमने कितने मोल मिलाए, 10 मोल मान लो मिलाए, और हमने एक वीक एसिड ले रखा है CH3COOH टाइप का, सिरका टाइप का कुछ ले रखा है, और हमने कितने मोल मिलाए, 10 मोल मिलाए। किसके अंदर, पानी के अंदर मिलाए हमने कहा कि भाई अब देखो इस सॉल्यूट को मिलाने पर जो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन पर क्या फर्क पड़ा। हमें पता है कि CH3COOH एक वीक एसिड होता है, और ये वीक एसिड केवल 0.5% के आसपास टूट पाता है। ठीक है, चलो कुछ ना मानो 0.5, वो और ज्यादा उस पर निकल जाओगे तो क्या होता है, CH3COOH जो है हमारा, मान लेते हैं इसमें से 1 मोल अंदर जाकर के गया टूट। ठीक, किसमें टूट गया, CH3COO माइनस में, और किसमें टूट गया, H प्लस में। तो यहां पर अब CH3COOH के कितने मोल रह गए, 9 ही मोल तो बचे आकर के, वो तो आयन टूट गए। ठीक है, वो क्या टूट गए, आयन टूट गए। और जब वो आयन टूट गए तो जब एक CH3, ध्यान से देखना, जब एक CH3COOH टूटा, मान लो 1 मोल टूटा, 10 मोल में से 1 मोल टूटा, तो उसने 1 मोल क्या दिए, CH3COO माइनस आयन दिए, और 1 मोल क्या दिए, 1H प्लस दिए। तो टूटा था 1 मोल, लेकिन दे कितने मोल गया, 2 मोल। ओवरऑल कितने मोल दे गया, 2 मोल दे गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूट था उसकी क्वांटिटी, पहली बात तो ये वाली घट करके 9 हो गई। ठीक, और दूसरी बात आयन टूटे जो कि बढ़ गए। तो यहां पर जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो कुछ और आएगा, और कैलकुलेट तो 10 मोल के हिसाब से करोगे यार, तो जो कैलकुलेट करोगे वो कुछ और आएगा, और यहीं से हो जाएगा क्या, यहीं से हो जाएगा डेविएशन, और उस डेविएशन का जो रेशियो होगा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू की, दिस वैल्यू इज नोन एज योर वान हाफ फैक्टर। क्लियर बात पूरी तरीके से। तो अब आते हैं एक और नए टर्म पर, ये तो समझ गए कि क्या होता है। अब आते हैं एक और नए टर्म पे, उसको कहते हैं, यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और दूसरे को पढ़ना पड़ेगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नया टर्म है इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लो पूरा वीडियो। कितने मिनट हो गए हैं, 21 मिनट हो गए हैं मेरे हिसाब से। ठीक, तो क्या करता हूं, वीडियो को पॉज करके सारी जानकारी यहां पर लिख लेता हूं जितनी आपके लिए जरूरी है, और फिर एक्सप्लेन करता हूं, जिससे 40 मिनट के अंदर ये वीडियो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हाँ भाई, अब सारी जानकारी है पहले से बोर्ड पे, और बोर्ड को देखने से पहले मेरी बात को सुनो अच्छे से, कि हम लोगों को 2 टर्म बहुत बढ़िया तरीके से समझने पड़ेंगे इस टॉपिक को पूरी तरीके से डेप्थ में पढ़ने के लिए, और वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब तो पता है, एसोसिएट का मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में गए, आपस में जुड़ गए, और डिसोसिएट का मतलब है कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में गए और टूट गए, बस इतना सा मतलब है। तो व्हाट अबाउट दिस डिग्री, ये डिग्री का क्या मतलब है, ये डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, इसे रिप्रेजेंट हम लोग अल्फा से ही करते हैं, और बेसिकली और कुछ नहीं है, ये वही ब्रह्मास्त्र है जो मैं हमेशा से पढ़ाता हूं। और ये वो ब्रह्मास्त्र है कि मान लो हमने 10 मोल डाले, ठीक है, हमने क्या किए, 10 मोल डाले, और 10 मोल में से अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कितने मोल टूट गए, 1 मोल। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 मोल टूट गए, ठीक है, बाकी के 8 मोल अनचेंज्ड रह गए, ऐसे एज इट इज रह गए। 2 मोल डिसोसिएट हो गए, या 2 मोल आपस में जुड़ गया करके। तो अब मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ही अगर हमने डिसोल्व किया होता, ठीक है, तो कितने मोल आपके डिसोसिएट होने की टेंडेंसी होती, तो आप कहते 2/10 काट लेते, कहते 1/5, 1/5 का मतलब कितना, 0.20 मोल जो आपके होते वो क्या हो जाते, वो आपके डिसोसिएट होते, और बाकी क्या आपके एसिटिस रह जाते। मींस डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि 1 मोल डालने पर, 1 मोल सॉल्यूट डालने पर या तो जुड़ते हो और या फिर डिसोसिएट होते हो, या फिर एसोसिएट होते हो और या फिर डिसोसिएट होते हो। मतलब सीधी बात है कि अगर हम लोग n मोल लेकर के चल दिए, अगर हम लोग n मोल लेकर के चल दिए, तो हमें अगर डिग्री बतानी है कि n मोल में से अगर हम लोग कितने मोल लेकर के चले हैं, अब वेरिएबल पर समझो, नंबर पे समझ गए कि हम लोग n मोल लेकर के चले, और n मोल में से हमारे p मोल डिसोसिएट हो गए, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगी, तो अल्फा बराबर कह दोगे p/n। ठीक है, जितने मोल डिसोसिएट या एसोसिएट हुए हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से, ठीक है, जितने आपने डिसॉल्व किए थे, दैट इज योर डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इक्विलिब्रियम जब पढ़ाऊंगा तो पूरा इसको उड़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना बहुत आसान है, इतना ही समझने की जरूरत है। तो भाई देखो, पहली बात तो ये समझो कि क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा जब हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएट होंगे और डिसोसिएट होंगे, तब क्या फर्क पड़ेगा। एक एग्जांपल इसका लेते हैं और एक एग्जांपल इसका लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने ली बेंजीन C6H6, C6 और H6 बेंजीन ली, और उसमें हम लोगों ने CH3COOH डाला,
ठीक है। तो ये जो CH3COOH है हमें पता है कि ये क्या है, एक वीक एसिड है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि CH3COOH बेंजीन में जाने पर एसिटिक बिहेवियर शो नहीं करता है, इसका रीजन बताओ। ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये इसमें जब जाता है ना तो ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमर बना लेता है, यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल खुद ही आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और खुद ही आपस में जुड़ जाते हैं और कोई भी H+ ये फर्निश ही नहीं करता। और जब ये फर्निश ही नहीं करता है तो ये एसिटिक बिहेवियर कहां से बेचारा दिखाएगा। ठीक है, समझे बात को। तो ये जो CH3COOH मॉलिक्यूल है ये बेसिकली एसोसिएट होता है जाकर के, किसके अंदर एसोसिएट होता है, जब इसे बेंजीन में डाला जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग बात सोचो कि हमने क्या किया, हमने 10-20 जो भी N मोल मिलाए। ठीक है, हमने N मोल मिलाए जाकर के, और उसमें से कुछ मोल क्या हो गए, हमारा जो N मोल था उसमें से CH3COOH में पता है वीक एसिड है, वैसे भी बहुत कम टूटता था बेचारा। ठीक है, तो इसका बहुत कम पार्ट जो है वो ब्रेक हो पाया और बाकी का पार्ट डाइमराइज हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने जो मोल डाले हम लोग कैलकुलेट तो करेंगे उसके हिसाब से, हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू यहां निकालेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल अंदर जाकर के डाइमराइज हो रहा है, जब ये मॉलिक्यूल अंदर जाकर के डाइमराइज हो रहा है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर फर्क डालना बंद कर देगा। यानी जब प्रैक्टिकल वैल्यू निकालेंगे तब कुछ और आएगा। तो प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ और आएगी और जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी वो कुछ और आएगी। लेकिन बढ़ेगी या घटेगी, ये सोचो, बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ेगी, बढ़ती तब, बढ़ती कब, जब नंबर ऑफ मोल बढ़ते, घटती कब, जब नंबर ऑफ मोल घटते। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की। और अगर ये चीज डाइमर बना रही है, अगर ये चीज अंदर जाकर के डाइमर बना रही है, डाइमर बनाने का मतलब समझते हो, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जुड़ेंगे यार, साफ साफ दिख रहा है OH लगा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होकर के एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेंगे, दैट इज योर डाइमर। तो जब डाइमर बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। बेसिकली आसान समझो, नंबर ऑफ मोल घटे है ना। ठीक, जब कोई चीज जुड़ी है तो नंबर ऑफ मोल घटे, बस ये चीज पकड़नी है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिया A+B, एक फंडामेंटल रिएक्शन बना लिया C। हम लोगों ने क्या लिया, A+B बना लिया C। A के कितने मोल, 1, B के कितने मोल, 1, C के कितने मोल, 1, रिएक्टेंट में कितने मोल, 2, प्रोडक्ट में कितने मोल, 1। यानी कि जब एसोसिएट होती है चीजें तब नंबर ऑफ मोल घटते हैं, समझे। जब एसोसिएट होती हैं चीजें तब नंबर ऑफ मोल घटते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल घटे तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू बच्चों कम आएगी, थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा आएगी, ऊपर कम नीचे ज्यादा, आई की वैल्यू लेस देन 1। यानी कि यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट पीक पर हो, आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब इसको समझो, इसको समझने का मतलब ये है कि अब वहां पर डिसोसिएशन हो रहा है। एग्जांपल क्या ले सकते हो, एसिड ले लो या बेस ले लो या फिर सॉल्ट ले लो, प्लस क्या ले लो, पानी ले लो। ठीक, एसिड डालोगे डिसोसिएट होगा, बेस डालोगे डिसोसिएट होगा, सॉल्ट डालोगे वो भी डिसोसिएट होगा। ठीक है, किसमें, पानी के अंदर। तो जब डिसोसिएशन होगा, ध्यान से सुनना, अभी नीचे की लाइनें तो देखना ही मत। ठीक है, अगर डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएट, वीक एसिड होगा तो कम डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो जब डिसोसिएशन होगा तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। ठीक, जब डिसोसिएट होगा तब नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। एग्जांपल लेते हैं, ऊपर क्या कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ये बहुत देर से लिखा। हाँ भाई, अब देखते हैं, जगह हो गई कि हम लोगों ने क्या लिया, HCl लिया मान लो। ठीक, और HCl को हम लोगों ने पानी में डाला और HCl टूट गए। तो क्या HCl सारा का सारा टूट जाएगा, नहीं, सब नहीं टूटेगा। एक पर्टिकुलर स्टेट आएगी जहां पर HCl का टूटना और H+Cl- का जुड़ के वापस HCl बनना क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यानी कि शुरुआत तो ऐसे होगी, HCl से पहले केवल टूटे H++Cl-, फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ते गए, ये घटते गए, उधर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर की कंसंट्रेशन घट रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वापस जुड़ना शुरू हो जाएंगे और यहां जाएंगे। ठीक, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये वापस जुड़ना शुरू हो जाएंगे, HCl बनाना शुरू कर देंगे। तो लेके कितने चले, 1 मोल, मिल कितने रहे हैं, 1 मोल H+, 1 मोल Cl-, क्या मोल बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर फर्क पड़ेगा। मोल बढ़ रहे हैं, मोल बढ़ रहे हैं, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू कम आएगी, ऊपर ज्यादा नीचे कम। यानी कि आई की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी मोर देन 1। ठीक, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अब जो बातें मैंने लिखी हैं स्टैंडर्ड वे पर, उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, नॉर्मल सी इक्वेशन ली कि हमारे पास में Na मॉलिक्यूल है और जब वो सोल्यूशन में जाते हैं तो वो AN बना देते हैं।
अब ये NaAN में फर्क क्या है, ठीक, ये ना समझ में आता हो तो फर्स्ट ईयर वाली वीडियो भैया देखो मेरे, ठीक है, कि हम लोग क्या लेते हैं, मान लो CH2 के क्या लेकर के चले, N मॉलिक्यूल लेकर के चले और पॉलीमराइज होने के बाद में ये क्या हो जाए, CH2 का क्या बना दे, होल N बना दे। तो हमें पता है कि पहले ये N CH2 अलग थे और अब वो क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है, अब वो क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो यहां पर क्या है, एसोसिएशन दिखाना है ना, तो हम लोगों के पास पहले N मोल थे किसके, A के, N मोल किसके थे, A के, और उसके बाद में जब वो क्या हुए, एसोसिएट हुए, तो उन्होंने AN बना दिया, यानी कि सारे के सारे A आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो भाई पहली बात तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे रिलेट करें, कि अल्फा मोल एसोसिएट विल गिव अल्फा अपॉन एन, ये अल्फा अपॉन एन क्या नई बवाल आ गई, अल्फा मोल जब डिसोसिएट हुए तो उन्होंने अल्फा अपॉन एन दे दिए। ध्यान से सुनो एसोसिएट होने का मतलब, और ध्यान से सुनो कि अल्फा अपॉन एन कैसे आया, ठीक है। मान लेते हैं हमने ए लिए थे, एन ए लिए थे, और एन ए लेकर के हमने क्या बनाया, ए एन बनाया, तो एन मोल लेकर के चल रहे थे। अच्छा अगर एक मोल लेकर के चलते, केवल एक मोल, ठीक, तो एक मोल का मतलब, हाँ चलो 2 मोल लेकर के चलो, मान लो दिमाग में 2 मोल लेकर के चले, A2 लेकर के चले और बना क्या हमारे पास में 2A लेकर के चले, बना क्या हमारे पास में O2, ठीक। तो अब बताओ कितने मोल जो हमारे पास में, कितने मोल जो है वो एसोसिएट हुए होंगे, कितने मोल एसोसिएट हुए होंगे। तो अगर यहां पर निकालना है तुम्हें कितने मोल एसोसिएट हुए हैं, तो कैसे बताओगे भाई, देखो यहां पर 2, वहां पर कितना, वहां पर कितना 1, यानी कि कह दोगे आप 1/2, आधा मोल जो हो गया वो आपका क्या हुआ है, एसोसिएट हुआ है। सिमिलरली यहां पर देखो, मान लो अगर हम लोग 1 मोल लेकर के चलते, एक में से जितने डिसोसिएट होते वो होते अल्फा। अब है गेम, यहां से कितने मिनट हो गए, 9 मिनट, हाँ ठीक है, जाएगा 40 मिनट का वीडियो ये। हम लोग अगर 1 मोल लेकर के चलते तो कितना, जितना डिसोसिएट होता उसे कहते अल्फा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एक में जितने एसोसिएट हुए उसे क्या कहते, अल्फा। तो अगर हम कहते बचे कितने बताओ, 1 मोल लेके चले थे, अल्फा एसोसिएट हो गए, तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा, यही तो कहोगे। एक लेके चले थे तब अल्फा था, अल्फा एसोसिएट हो गए तो बचे कितने, रेस्ट कितने हैं अभी, 1 माइनस अल्फा रेस्ट है। अब अगर एक ना लेकर के चले, कितने लेकर के चले, एन लेकर के चले, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या कर दो जाकर के, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नंबर ऑफ मोल से क्या कर दो जाकर के, डिवाइड कर दो जाकर के, तो मिल गया अल्फा मोल एसोसिएट जब होंगे आपस में तो आपको कितने देंगे, अल्फा अपॉन एन देंगे, ठीक, वो क्या देंगे आपको, अल्फा अपॉन एन देंगे। अब यहां पर आ जाओ, देखो मोल रिमेन कितने रह गए, 1 लेकर के चले थे तो 1 माइनस अल्फा रह गया, ठीक है, जब 1 लेकर के चले थे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर 1 माइनस अल्फा रह गए। अब कहें कि इक्विलिब्रियम बन गई, थोड़ी देर के बाद में ये क्या हो गई, इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन हो गई, और जैसे ही इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन हुई, कहे तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने, तो एसोसिएट, जो एसोसिएट हुए हैं वो, और जो नहीं एसोसिएट हुए हैं वो, सबको जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ मोल पता। तो सबको जोड़ने का मतलब क्या है, कि अल्फा अपॉन एन जो कि एसोसिएट हुए हैं, और 1 माइनस अल्फा जो कि एसोसिएट नहीं हुए हैं, तो इतने टोटल आपके पास में आके आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। अब मैं आपसे कहूं कि इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई होगा, ऊपर क्या रख लो, अल्फा अपॉन एन प्लस 1 माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि लेकर कितने चले थे, लेकर चले थे 1 मोल। अब सिमिलरली उधर समझो, कठिन है टॉपिक, ढंग से समझोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। यहां डिसोसिएशन देखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान रखिए। देखो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल पहले लेकर के डिसोसिएशन का समझा दूं, उसके बाद में मैं आपको आगे बढ़ाऊं कि कैसे क्या हुआ। मान लेते हैं ये जो A इक्वल टू एन बी लिखा, ये A इक्वल टू एन बी पे ही समझो। ए मॉलिक्यूल थे वो डिसोसिएट हुए, बी मॉलिक्यूल बनाया और कितने बना लिए, एन बना लिए। तो अगर हमारे पास में एक था केवल, अगर कितना था, 1 मोल लेकर के चले, तो मान लेते हैं कि अल्फा हमारे क्या हो गए, डिसोसिएट हो गया, तो बचे कितने होंगे, जाहिर सी बात है 1 माइनस अल्फा बचे होंगे, ठीक। ये चीज ध्यान से समझो, 1 मोल लेकर के चले, उसमें से जितने डिसोसिएट हुए, ठीक, जितने भी डिसोसिएट हुए दैट इज योर अल्फा, वो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई। बचे कितने, 1 मोल था जिसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, बचा कितना, 1 माइनस अल्फा मोल, ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो ये समझ गए होंगे, अनडिसोसिएटेड है 1 माइनस अल्फा, ठीक, टोटल कितने लेकर के चले, जब 1 लेकर के चले, यानी कि इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में निकालना है चीजों को। अब मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितने हैं, तो क्या अल्फा है, अल्फा नहीं है, अल्फा तो 1 मोल पर है, अल्फा तो
1 मोल पर है, अगर n मोल डाले हैं तो कितने हो गए वो n अल्फा। भाई 1 मोल पर अल्फा तो n मोल पर n अल्फा। अब कहें कि नहीं ये तो अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब डिसोसिएट होने वाले मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, एसोसिएट होने वाले पहले घटेंगे, डिसोसिएशन वाले ज्यादा हो गए, एसोसिएशन वाले कम हो गए, कंडीशन रिवर्स हो गई, डिसोसिएट वाले वापस जुड़ने लगेंगे और क्या बनाने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे और वापस क्या बनाने लगेंगे, आपका जो मॉलिक्यूल था वो बनाने लगेंगे। यानी कि अगर हम कहें एट इक्विलिब्रियम, ठीक, टोटल मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होंगे डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड। तो अनडिसोसिएटेड कितने हैं 1 माइनस अल्फा, डिसोसिएटेड कितने हैं n अल्फा, सबको उठा करके जोड़ दो तो कितने हो गए n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मोल्स, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट्स मोल्स। ये सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे पास में आ गए। अब अगर हम कहें कि इसके लिए आई क्या होगी, इसके लिए आई क्या होगी, तो आई होगी जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ऊपर रखो, n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा और अपॉन में कितना 1। क्यों 1, ये 1 दिक्कत कर रहा होगी, ऊपर n ले लेते हैं, n मोल लेकर के चल रहे हैं और यहां पर क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ये 1 बच्चों इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो आई निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं अल्फा के टर्म, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में निकाल रहे हैं। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में निकालोगे तो टोटल कितने लोगे, 1 लोगे। ठीक, समझे बात को। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक आध एग्जांपल मैं करा दूं जिससे ये बातें पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, यहां पर आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, ये तो बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले मैं लिखे रहने देता हूं, ये किसके लिए है एसोसिएशन के लिए, ये किसके लिए है डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, अब चलो इसको हटा ले, साफ कर ले यहां से और एक दो एग्जांपल लेकर के समझें कि ये चीजें हो क्या रही हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं किसका, डिसोसिएशन का एग्जांपल पहले लेता हूं। मान लेते हैं हमने क्या लिए, NaCl लिए, ध्यान से देखना आप समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। NaCl लिए, उसने दिए हमें क्या NH प्लस NCl माइनस। ठीक, अब आपको ये n फैक्टर जो है, जो n फैक्टर दिक्कत कर रहा है वो क्लियर करूंगा मैं केवल, क्योंकि ये n दिक्कत करता है, हमेशा से करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये NaCl लिया और उसको NH प्लस और NCl माइनस दिए। ठीक, अब बताना है आपको, और दूसरी इक्वेशन एक लिखी HCl गिव्स आउट H प्लस Cl माइनस, बस ये लिख ली। तो यहां पर कितने मोल लेकर के चल रहे हैं, 1 मोल, यहां पर कितने मोल लेकर के चल रहे हैं, यहां पर कितने मोल लेकर के चल रहे हैं, यहां पर लेकर के चल रहे हैं n मोल। ठीक, अब समझ में आ रहा है, अलग अलग है, यहां पर n मोल है, यहां पर 1 मोल है। तो जब ये डिसोसिएट होगा, ये जो डिसोसिएशन होगा यहां पर, ठीक है, ये जो डिसोसिएशन होगा वो हमें बताएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग यहां पर क्या मान ले, चलो इसका कितना मोल है 1 मोल, यहां इसका भी कितना मोल मिल रहा है 1 मोल, यहां इसका भी कितना मोल मिल रहा है 1 मोल। ठीक, तो जो जितना भी ये डिसोसिएट हो रहा है इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये है अल्फा, ये क्या है हमारा अल्फा। इधर 1 मोल थे उसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो यहां कितने बचे 1 माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ गई ना, अल्फा डिसोसिएट हो गए, इन दोनों का सम। ठीक, 1 मोल इन दोनों का सम। अब एक बात बताओ, यहां पर तो तुम कैलकुलेट ही कर सकते थे ना, क्या कटी, ये क्यों ये n आया, यहां से रीजन निकलेगा। यहां तो तुम कैलकुलेट कर सकते थे, 1 मोल लिया, 1 प्लस आया और 1 Cl माइनस आया, तो सर 1 मोल, उधर 1 प्लस 1 2 मोल, तो क्या 2 मोल पूरा तोड़ दिए हो, क्या पूरा तोड़ दिए हो, ये नहीं देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो। एक कंसंट्रेशन ऐसी आएगी जब H प्लस और Cl माइनस वापस से क्या बनाने लगेंगे, HCl बनाने लगेंगे। समझे बात को, यानी कि जब हमने HCl को मिलाया तो शुरुआत में तो टूटा, फिर उधर H प्लस Cl माइनस आपस में जुड़े हुए वापस HCl बनाने लगे, और जब वापस HCl उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया तो वो तो हो गई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। समझो बात को। तो हम लोगों को इक्विलिब्रियम पे देखना है कि कितने मोल हमें यहां पर मिले, दैट इज योर अल्फा, वो आपका अल्फा है। समझे बात को। अब आगे बढ़ो, तो बचे कितने हैं इक्विलिब्रियम पर, कितने बचे हैं 1 माइनस अल्फा बचे हैं, तो ये तो हो गया क्राइटेरिया। ठीक, आप जोड़ लो, अल्फा अल्फा कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब अगर हम कहें कि इस कंडीशन के बाद हमने NaCl डाले थे, हमने कितने डाले थे NaCl डाले थे, तो जब NaCl डाले होंगे तो देखो यहां पर इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई आ रहा है n, और यहां पर भी कितने से मल्टीप्लाई आ रहा है n से, यानी कि जब मॉलिक्यूल टूटता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एक जो नंबर ऑफ मोल है दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो यहां पर भी n से मल्टीप्लाई और यहां पर भी n से मल्टीप्लाई। तो अगर इसी चीज को इस कंडीशन पे देखा जाए, इसी चीज को इस कंडीशन पे देखा जाए तो कितने मोल आएंगे आपके n अल्फा, तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे n अल्फा। ये है टूटे हुए
टूटे हुए मोल कितने पर, 1 मोल सॉल्यूट पर, और ये हैं n मोल सॉल्यूट पर। ठीक, क्लियर पूरी तरीके से। आप कहोगे कि सर n अल्फा वाला था तो इसको इधर से ऐड करना चाहिए था, पूरा ये 1 नीचे ले आए आप और अल्फा ऊपर रख दिया। तो भाई फिर वही बात है, यहाँ पर अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब है कि 1 ही मोल पर तो देखा जा रहा है, और जब 1 मोल पर देखा जा रहा है तो वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा करके। और अगर डिग्री ऑफ किसका देखते, एसोसिएशन देखते, तो क्या होता, उसको उल्टा कर लो जरा, ये जो है इसको उल्टा कर लो। क्या उल्टा कर लें कि हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में हो गया CH3 COO माइनस प्लस H प्लस जुड़ा बना दिया CH3 COOH। तो देखो यहां पर कितने मोल, यहां पर कितने मोल है हमारे पास, 1 1 और 1 भी कितना रहा है 1। ठीक है, तो यहां पर 1 1 टोटल नंबर ऑफ मोल कितने ले लेते हैं, n मोल। भाई सीधी सीधी बात है, रिएक्टेंट जब ऐड हो रहा है तो उसमें तो 1 से ज्यादा ही होंगे ना, 2 होंगे तब तो आपस में, कम से कम 2 होंगे तब तो आपस में एसोसिएट होंगे आकर के। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल कितने मान लिए, n 0.5 मान लो, कम ज्यादा मान लो, टोटल कितने हैं 1। जब टोटल 1 है तो इधर जितने जुड़ करके तैयार हो गए वो क्या हो गए, वो क्या हो गए आपके अल्फा। ठीक, तो देखो इधर ज्यादा थे और इधर क्या है, कम है। जब जुड़ते हैं ना तब कम होते जाते हैं नंबर ऑफ मोल, और जब टूटते हैं तब ज्यादा होते जाते हैं। तो अगर यहां पर मैं कहूं कि n मोल के लिए क्या होगा, n मोल के लिए, तो क्या अल्फा को n से मल्टीप्लाई कर दोगे, अल्फा को क्या n से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तब क्या करोगे, अल्फा को n से डिवाइड करोगे फॉर एसोसिएशन। क्लियर बात पूरी तरीके से। तो जब एसोसिएशन का केस आएगा तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अपॉन n के टर्म में चलेगी, और जब डिसोसिएशन का केस आएगा तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन n अल्फा के टर्म में चलेगी। और ये जो ऊपर के टर्म होंगे ये होंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, ना कि टूटना और जुड़ना। ठीक है, तो ये टॉपिक ताकतवर था। एसोसिएशन के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से कम, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, और सारे का सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले रखा है। अगर कहीं पर दिक्कत होती है वीडियो को दोबारा देखो भाई लोग, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, और जब वो वीडियो आप लोग पूरी तरीके से देख लोगे तो शायद आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पूरी तरीके से इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना 40 मिनट के वीडियो में पॉसिबल नहीं था। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में नहीं आई है तो जरूर कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा आपको। सोल्यूशन आपका यहाँ पर खत्म होता है। हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की बात कर ले, 1 मिनट ले लूं मैं आपका, कितने मिनट हो गए, 20, हाँ ठीक है। आगे की बात यह है कि अब शुरू करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैंने पहले ही कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं बिल्कुल नीचे से उठाऊंगा और बिल्कुल ऊपर तक पढ़ाऊंगा आपको। नीचे से लेके ऊपर तक पढ़ाने का मतलब है टाइम लगेगा कम से कम 20 दिन। ठीक, 20 दिन से कम नहीं लगेगा, उसमें 20 लेक्चर कम से कम बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, जिस सोल्यूशन ने 13 लेक्चर लिए हैं तो इलेक्ट्रो तो 20 बनते हैं। तो बीच में मैं क्या कर रहा हूं, 1 तारीख से मैं आपका शुरू करूंगा, बीच में मैं एक वीडियो केवल डालूंगा आपका, ठीक है, 30 के पहले एक वीडियो केवल डालूंगा जिसमें सोल्यूशन के और आपके सॉलिड स्टेट के कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से भी मैं ढूंढ पाऊंगा। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं मैं कहां से लाऊंगा क्वेश्चन, जहां से भी मुझे ढूंढ करके मिल जाएंगे, मैं क्वेश्चंस की एक वीडियो जरूर डालूंगा। 1 तारीख को आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिन लोगों के 2 चैप्टर छूट गया उनको रिकमेंड करो कि भाई पहले पढ़ लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से साथ में लग जाओ। मैं जून तक फिजिकल केमिस्ट्री को खत्म करने का माइंडसेट कर चुका हूं, इसलिए मैं जून तक खत्म भी करूंगा आपका। तब तक के लिए क्या करते रहो, पढ़ते रहो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।